कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना। जय हिंद। आज 11 अगस्त है। 11 अगस्त यानी कि वो दिन जब एक 18 वर्ष के युवक ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम जी की। सन 1889 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में खुदीराम जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ बोस तथा माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। इनके जन्म से ही इनके माता पिता को एक डर सा सता रहा था। डर किस बात का? इनके जन्म से पूर्व ही इनके 2 भाई बीमारी के कारण अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी भी मृत्यु ना हो जाए इस बात का डर इनके माता पिता को सता रहा था, जिसके कारण एक टुटके के आधार पर इनकी बहन को 3 मुट्ठी चावल पर बेच दिया गया। वास्तव में नहीं, केवल एक टुटका करने के लिए बेच दिया गया। 3 मुट्ठी चावल पर बेचा और चावल को खुदी कहा जाता था, जिसके कारण इनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। खुदीराम बोस जी ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद अनुशीलन पार्टी, जो कि एक क्रांतिकारी पार्टी थी, जो एक क्रांतिकारी समिति थी, उससे जुड़ गए। जिससे जुड़ने के पश्चात अंग्रेजी शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के जुर्म में इनको 15 वर्ष की अल्पायु में गिरफ्तार किया गया। उस समय जो जिला जज था उसका नाम था डल स्किन फार, जो कि हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करता था, बहुत नफरत करता था। और छोटा भी केस अगर उसके सामने जाता था, छोटे से छोटा केस, तो वो कम से कम जो सजा देता था वो कम से कम 15 कोड़े की होती थी। जिसके कारण अनुशीलन पार्टी के सभी क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले इस जज को मारेंगे। उसको मारने के लिए उसके पास एक किताब में बम रख करके भेजा गया, लेकिन डल स्किन फार ने उस किताब को खोला ही नहीं, जिसके कारण अनुशीलन पार्टी की ये योजना फेल हो गई। उसी समय उसका ट्रांसफर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कर दिया गया। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस जी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे। उनके साथ एक और महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी भी थे। कुछ समय तक इन दोनों महान क्रांतिकारियों ने वहीं पर एक कमरा लेकर के, किराए पर कमरा लेकर के वहीं रहे और डल स्किन फार की सारी गतिविधियां देखते रहे, उसके एक एक पल की खबर लेते रहे। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्रांतिकारी डल स्किन फार के घर पर पहुंचे। अच्छा, ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया था कि डल स्किन फार की जान को खतरा है, तो उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। जब दोनों क्रांतिकारी डल स्किन फार के घर के समीप पहुंचे और वहां पर चक्कर लगाने लगे, उसकी सिक्योरिटी ने दोनों क्रांतिकारियों को वहां से भगा दिया। और ये देख करके कि ये 17-18 साल के बच्चे क्या करेंगे, ऐसा समझ करके उसने ज्यादा कुछ किया भी नहीं और वहां से इनको भगा दिया। दोनों क्रांतिकारी अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को तय कर चुके थे। वो वहीं पर एक समीप में एक वृक्ष की आड़ में, एक पेड़ की आड़ में छुप करके बैठ गए। उस दिन डल स्किन फार के घर में एक और अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था प्रिंगल कैंडी, उसका भी परिवार आया हुआ था, वो भी आया हुआ था। जब अधिक समय हो गया तो प्रिंगल कैंडी और डल स्किन फार दोनों घर से बाहर निकले। प्रिंगल कैंडी की जो पत्नी और बेटी थी वो डल स्किन फार के घर के बाहर खड़ी बग्घी में जा बैठी और सबसे आगे की बग्घी में जा बैठी।
खुदीराम बोस जी ने और प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। उन्होंने जैसे ही बग्घी थोड़ी सी आगे बढ़ी, उन्होंने बग्घी पर बम फेंक दिया। बम फेंक दिया बग्घी पर। डल स्किन फार नहीं बैठा था, लेकिन कैंडी का परिवार उस बग्घी में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसमें बैठी हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय इतने बड़े अधिकारी का परिवार खत्म हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। खुदीराम बोस जी ने और प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने सोचा कि हम अपने मिशन में सफल हो गए। दोनों वहां से भाग निकले और पकड़े ना जाएं इसलिए दोनों अलग अलग भागे। लेकिन 17-18 वर्ष के होने के कारण, अत्यधिक कम उम्र होने के कारण अपने जूते और चादर वहीं भूल गए और बाकी ये लोग भाग निकले। ब्रिटिश सरकार ने इनका पता बताने वाले को 5,000 रुपए देने का घोषित किया। 5,000 रुपए इनाम देने का निर्णय लिया और ये हर तरफ बात फैल गई कि अगर इनका पता कोई बताता है तो उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रफुल्ल कुमार चाकी 1 मई 1908 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पर बंगाल का एक दरोगा इनके साथ ट्रेन पर बैठ गया और प्रफुल्ल कुमार चाकी जी की चादर और जूते वहीं छूट गए थे, जिसके कारण इन लोगों की पहचान हो गई थी। दोनों क्रांतिकारियों की पहचान हो गई। प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने नए जूते और नई चादर ली और ट्रेन पर बैठ गए। इनके साथ बैठे हुए उस बंगाली दरोगा ने नए कपड़े होने के कारण इनकी पहचान कर ली और इनसे पूछताछ करने लगा। जब ज्यादा पूछताछ होने लगी तो प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने किसी को कुछ ना बताया। कोई खबर अपने मिशन के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। उनके पास एक गोली थी, एक बंदूक थी। अपने आप को गोली मार ली, खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। उधर खुदीराम जी रेलवे के ट्रैक पर चलते चलते लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलते चलते पहनी रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में खुदीराम जी के ही नाम से विख्यात है, उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। काफी समय तक पैदल चलने के कारण इनको भूख और प्यास दोनों लगी थी और थके भी थे। तो ये रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए गए। वहां पर पुलिस ने खुदीराम जी को चारों तरफ से घेर लिया और खुदीराम को बंदी बना लिया। जब पुलिस खुदीराम जी को बंदी बना करके ले जा रही थी तो खुदीराम जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा जज्बा और देश में एक क्रांति देख करके सभी लोग खुदीराम जी से जुड़ने लगे। खुदीराम जी को 13 अप्रैल 1908 में फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुनते ही खुदीराम जी हंसने लगे। जज आश्चर्यचकित हो गया। जज ने सोचा हो सकता है कि यह लड़का इतनी कम उम्र का है इसलिए ये फांसी की सजा का मतलब ना जान पाया हो। तो उस जज ने कहा कि आप फांसी की सजा का मतलब समझते हैं, आप जानते हैं इसका मतलब? तो खुदीराम जी ने कहा कि हम तो फांसी की सजा का मतलब जानते हैं, अगर आपको बम बनाने का मतलब जानना हो तो बताइए। वहां पर खुदीराम जी को पता है कि हमें फांसी की सजा होने वाली, फिर भी मस्तक पर एक डर की रेखा तक नहीं है। इतने उत्साहित हैं। जज से कहा कि अगर आपको बम बनाना सीखना हो तो बताइए। जज क्रोधित हो गया, जोर से बोला, इसको पकड़ करके ले जाओ।
जब पुलिस खुदीराम जी को लेकर के जा रही थी, उनके मुख पर फिर से वही था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस प्रकार का उद्घोष करते हुए खुदीराम जी बड़े हर्ष के साथ पुलिस के साथ जा रहे थे। जब जेलर ने खुदीराम जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी, तो खुदीराम जी ने वहां पर भी उससे मजाक कर दिया। खुदीराम जी ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि आप हमें आम खिला दो। जेलर ने कहा कि ये कैसी अंतिम इच्छा है, लेकिन उसने आम दे दी। आम दिए। कुछ समय बाद जेलर जब वहां पर गया तो उसने कहा कि अब आपने तो आम खाए ही नहीं। खुदीराम जी ने कहा मैंने आम खा लिया। जेलर बड़ा आश्चर्यचकित था। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम जी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उनको फांसी हुई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। जब इनका अंतिम संस्कार हुआ तो लोग खुदीराम जी की अस्थियां लेने के लिए, इनकी राख लेने के लिए आपस में छीना झपटी करने लगे। सभी खुदीराम जी की राख को स्पर्श करना चाहते थे, सभी खुदीराम जी के राख को लेना चाहते थे। खुदीराम जी तो भारत मां की गोद में सदैव के लिए लीन हो गए, सदैव के लिए सो गए, लेकिन उन्होंने क्रांति की एक ज्वाला समस्त भारतवासियों के हृदय में जला दी। जब खुदीराम जी को 18 वर्ष की आयु में इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जब उन्होंने अपना कर दिया, सभी लोगों ने सोचा कि जब एक 18 वर्ष का नवयुवक देश के लिए इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसी दिन से सभी भारत को आजाद कराने के लिए जुटने लगे, भारत की आजादी के लिए क्रांति होने लगी। आज खुदीराम जी तो हमारे बीच में नहीं है। आजादी के समय का कोई भी नायक हमारे समीप तो नहीं है, हमारी आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन उसकी गाथाएं हमें देश के प्रति हमारी क्या भूमिका है, यह आज भी बताने के लिए काफी है। खुदीराम जी की कथा, खुदीराम जी की ये वीर गाथा कभी सुनाई ही नहीं गई। केवल कुछ लोगों का नाम, कुछ राजनीतिक ये लोगों का नाम आगे चलता रहा। ऐसे ना जाने कितने वीर इस देश के लिए शहीद हो गए, उनका नाम कभी नहीं लिया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज खुदीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में सत सत नमन। जय हिंद, भारत माता की जय।